हमें चैप्टर देखना है प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, चैप्टर नंबर 7। अभी ये चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री, ये लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, तो पूरी हिस्ट्री में जो भी पढ़ा फर्स्ट से लेकर 6 चैप्टर तक, हमने कल्चरल हेरिटेज की बात की, हमने नेचुरल, हमारे माउंटेन्स, रिवर्स, नेचुरल हेरिटेज की बात की, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज की बात की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की, ओके, आर्किटेक्चर की बात की कि कितने सारे हमारे जो वेल नोन अलग अलग कल्चर ने और अलग अलग टाइम पीरियड में, मतलब मौर्य किंग ने कुछ अलग बनाया था, मुगल एम्पायर्स जब हो रहे थे तब उनकी कंस्ट्रक्शन अलग अलग थे, सब टाइम का, ओके, अलग अलग कंस्ट्रक्शन था, कल्चरल हेरिटेज, ये सब कुछ हमने पढ़ तो लिया 1 to 6 चैप्टर में बहुत डिटेल्ड में। और ये ऐसा है, ऐसे टॉपिक्स है ये सारे कि जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इट्स गुड कि तुम्हारी, मतलब हमारी जीएसईबी की हिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि यही होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ सीबीएसई को भी कि उनके जो 1-2 चैप्टर्स है पर्टिकुलरली हिस्ट्री में, 1-2 नहीं, मतलब मेजरली हिस्ट्री को वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री से कनेक्ट किया गया है। जीएसईबी में जो हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री है, ओके, और सीबीएसई में पूरा वर्ल्ड के रिलेटेड, इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, यूरोप में क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसा नहीं 10th में, 8th में भी, 9th में भी उसी के रिलेटेड। लेकिन जो तुम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, वो लोग को पहले ही आ गया है 8th में और 9th में, ओके, एसएसटी की बात करें तो। ये तो सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं कि दो बोर्ड्स में कैसे चेंजेस है, बट ये हिस्ट्री और ये तुम्हें 10th में रखा है, ये अच्छी बात क्यों है पता है? क्योंकि तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे, इसे याद रखोगे। वेयर इज 8th और 9th में छोटे भी थे कंपेयर टू नाउ, हम छोटे भी थे और इतने ग्रो अप भी नहीं हुए थे, और स्कूल के एग्जाम के लिए जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ते हैं, ये बोर्ड के लिए तुम ज़्यादा भी पढ़ोगे। तो अच्छा है कि ये सारे चैप्टर्स हिस्ट्री के 10th में रखे हुए हैं। हाँ, तो चैप्टर्स की बात करें तो ये जो भी हमने हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री पढ़ी, अब ये पूरी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बहुत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें आना ही चाहिए, एट द सेम टाइम हमें डे टू डे लाइफ में भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम अगर घूमने जाए तो हमें लगेगा अरे यार कहाँ घूमने जाए ये वो, तो हम घूमना मतलब क्या समझते हैं? या तो पिलग्रिमेज प्लेस पे जाएंगे, भगवान के मंदिर दर्शन करने जाएंगे, और या तो फिर बीच पे जाएंगे, ओके, गोवा चले गए या कोई भी बीच पे चले गए, डिफरेंट डिफरेंट बीच पे चले गए। तो फिर और आगे कहाँ जा सकते हैं? तो बोले हिल स्टेशन। अरे हिल स्टेशन जाके क्या करेंगे? हिल स्टेशन पे पिलग्रिमेज तो होगा ही, और फिर हिल स्टेशन की एक्टिविटी अभी भी हम इतने एक्सप्लोर नहीं कर रहे। यहाँ की बात कर रहा हूँ, हाँ, मतलब गुजरात, भरूच एंड गुजरात के लोगों की बात कर रहा हूँ, हम लोगों की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज तुम साउथ में जाओ तो साउथ में मैं रहा 4 साल, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब हिल स्टेशन पे भी तुम जाओ, माउंटेन पे जाओ तो पूरे दिन ट्रैकिंग करो, सुबह ही निकल जाओ 5-6 बजे, तो पूरे दिन ट्रैकिंग ट्रैकिंग करके दोपहर तक तुम ऊपर पहुंच गए। फिर ऊपर खाना बनाना है, खाना बनाना है, लेके नहीं जाना है ऐसे डब्बे भर के, हम लेके जाते हैं ओके, वहाँ जाके खाना बनाना है, खाना बनाया, बनाने के बाद खाया, और अलग टाइप का खाना, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, सब इकट्ठा हुए हैं, जैसा है वैसे एंजॉय करने की बात है, टेस्ट नहीं है ये वो, क्वांटिटी जो है उसमें खुश कैसे रहे, ओके, वो सारी एक्टिविटी। अब वहाँ पे ट्रैकिंग करके ऊपर गए, खाना बनाया, खाना खाया, फिर वहाँ पे सपोज रॉक क्लाइंबिंग सीख रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग, ओके, तो वैसे ऊपर सीधा चढ़ते हैं ना, जो ऐसे सीधे सीधे रॉक क्लाइंबिंग बहुत बढ़िया होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे हमने वो कूर्ग वाला चैप्टर देखा था इंग्लिश में, तो उसमें कैसे पीछे बहुत सारी एक्टिविटी आई थी चैप्टर में कि भाई यहाँ पे लोग रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, और से रिवर राफ्टिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं, कायाकिंग करते हैं, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो ये हो गया, मतलब एक यू कैन से फुल एंटरटेनमेंट, सब कुछ आ गया, ओके। और अगर हम जाए तो क्या, कि सपोज तुम कहीं पे गए, सपोज कबीरवड़ चले गए, तो यहाँ से बैठ के सामने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, बैठे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, और नदी में पड़े रहेंगे, ओके, नहाते रहेंगे, तो वो गलत नहीं है, बट उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो हम थोड़ा, मैं बहुत उसमें चला गया। और जैसे कि यहाँ पर डभोई में एक वो है, क्या बोल सकते हैं हम,
एक्टिविटी हो रही है सारी, उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्ट टाइप है क्या? यस, यू कैन से एडवेंचर पार्क। ओके, तो डभोई में ही है, मतलब ये अपना जो चाणोद है ना, ये अपना स्वामीनारायण पोइचा है ना, तो वो रिवर के इस साइड है, और रिवर के उस साइड अगर जाए हम, जैसे वो क्या है, कौन से पैसे वाले, कुबेर भंडारी। ओके, कुबेर भंडारी का टेम्पल है, वहाँ पे ही पास में एडवेंचर पार्क है, तो वो बहुत ही बढ़िया है। ओके, मतलब क्या क्या है, यही सारी डे टू डे एक्टिविटी, मतलब वो करना है, जिप लाइन करना है, और स्विमिंग पूल भी है, और से एक्टिविटी तुम्हें कहीं पे रोप पे चढ़ के जाना है, रोप पे चल के जाना है, बहुत कुछ। हम स्कूल से गए थे एक दिन। ओके, वी विल प्लान, बट हम प्लान करेंगे तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसकी टिकट ही अराउंड 1000 से 1500 के बीच में होती है पर पर्सन। जाने का खर्चा तो होगा ही, लेकिन वही 1000 to 1500 रुपीज़ पर पर्सन हो जाएगा। वी विल सी, वो बात की बात है। ओके, लेकिन हम जाएंगे। लास्ट ईयर गए थे, इस साल भी कहीं ना कहीं हम प्लान करेंगे। लास्ट ईयर पहली बार गए थे हम, 4 साल में पहली बार एटलीस्ट गए तो सही। ओके, बट इस साल प्लान करेंगे। कहने का मीनिंग है, चैप्टर पे आते हैं, कहने का मीनिंग है कि इससे हमें हमारी हिस्ट्री पता चलती है। तो ये हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हम इतना सब पढ़ते तो है, अभी सोचो कि अगर हम अहमदाबाद गए ना, तो हम अहमदाबाद, ए यार क्या घूमने को है, तो हम बोलेंगे कि कांकरिया लेक जाते हैं, और कांकरिया लेक गए, बस हो गया, देख लिया। अरे अभी हमने कितना कुछ पढ़ा। ओके, कि डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे प्लेसेस है कि तुम मतलब 2-3 दिन तो तुम्हें कम पड़ेंगे, 2-3 दिन पूरे स्पेंड करो तो भी कम पड़ेंगे। बट उस हिसाब से फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। फिर वो बोलेंगे अरे यार फोर्ट है यार, फोर्ट में जाके क्या करेंगे, पुराने जमाने के वो कंस्ट्रक्शन है, वहां जाके क्या करेंगे। अरे वहां जाके क्या करेंगे, मतलब देखो आज की डेट में वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं होता, आज की डेट में वैसा कंस्ट्रक्शन, इतना डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन। तो ये चैप्टर है जो हमारा, उसमें ये सब चीज़ें सिखाई गई है। क्या सिखाया गया है कि हमारा कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेरिटेज, हमारा लिटरेरी हेरिटेज। हमने डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स की भी बात की, सामवेद, अर्थ, चारों वेदों की बात की, अलग अलग स्क्रिप्चर्स की बात की, आयुर्वेदास, वास्तुशास्त्र के अलग स्क्रिप्चर, ज्योतिष शास्त्र के अलग। तो ये सारे जो हमारे हेरिटेज है, उसको कैसे संभाला जाए, क्यों संभालना है, क्योंकि संभालेंगे तभी तो नेक्स्ट जनरेशन को पता चलेगा। सोचो अभी तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो ये सब, क्योंकि एटलीस्ट अभी है, उसके फोटोग्राफ्स है। अभी तुम जाओगे तो वहाँ पे हम्पी का हमने देखा था, सन टेम्पल की बात की थी, कोणार्क का सन टेम्पल एंड ऑल। तो कितना कुछ हमने डिटेल में, ताजमहल की बात की, लाल, कितना कुछ, मतलब अभी हम सारा रिवाइज भी नहीं कर सकते एक साथ। तो ये सब हमें फिर अभी होगा तो नेक्स्ट जनरेशन को हम बताएंगे कि देखो ये कंस्ट्रक्ट इतने हाई लेवल का। और सपोज एटलीस्ट हम पढ़ेंगे, हमारे इसमें होगा, स्टडीज में होगा, हमारे सिलेबस में होगा, तो होगा क्या कि ऐसा समझो वो चला गया, कोई भी नेचुरली या फिर मैन मेड कोई भी इंसिडेंट्स की वजह से वो पर्टिकुलर थिंग और प्लेस और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रही नहीं, ऐसा मान लेते नहीं रही। ओके, बट एटलीस्ट सिलेबस में है, फोटोग्राफ्स है, सिलेबस है, उसके ऊपर सब कुछ, उसके रिलेटेड सब एसेज है, शॉर्ट नोट है, ये लिखा हुआ होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट की मोटिवेशन मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट की इन द सेंस काम करने के लिए। ओके, कि यार ऐसा वर्क भी हो सकता है, हमारे एंसेस्टर्स ये लेवल का काम करते थे, अभी तो हम यहाँ पहुंचे भी नहीं है। तो एक होता है ना मोटिवेशन, जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारे, ऐसा समझो कि मैं तुम्हें आर्टिकल्स दिखाऊं, ओके, कि देखो लास्ट ईयर बोर्ड में, जीएससीबी बोर्ड में ये बंदे ने भरूच में टॉप किया था, ये जयम्बे स्कूल के टॉपर, ये सपोज अद्वैत के टॉपर, नारायण विद्या विहार, संस्कार और से प्रार्थना, सारी स्कूल्स के, रुमटा विद्यालय, सारी स्कूल्स के, एमएटी, ये वो सारी स्कूल्स के ये टॉपर्स है। अब टॉपर्स के आर्टिकल्स में सपोज के देखो पेपर में इनके बारे में ऐसा छपा हुआ है, फिर उनके इंटरव्यू हो तो वो ये सब मैंने सोचा था, बट हो नहीं पाया क्योंकि कलेक्ट करना पहले से होना चाहिए। तो उनके इंटरव्यूज एंड ऑल, ये सब अगर तुम लोग देखोगे, ओके, बट आई विल प्लान, कभी ना कभी तो हम करेंगे। ओके, तो ये सब तुम्हें अगर मैं दिखाऊं या तुम खुद भी पढ़ लो, देखो, तो एक मोटिवेशन आएगा अंदर से, अरे यार कुछ करेंगे। ओके, पेरेंट्स को हम पे भी प्राउड फील होगा, हम भी अच्छा करेंगे। ज़रूरी नहीं है पेपर में हम बेस्ट ट्राई करेंगे,
बट दैट डज नॉट मीन कि पेपर में फोटो आना चाहिए, टीवी पे आने चाहिए, वो हमारा एम नहीं है। हमारा काम है हमारा बेस्ट देना। ओके, जो भी इनपुट दो तुम अच्छे से खुश होकर और अपना 100% दे दो। फिर रिजल्ट के बारे में तो सोचो ही मत, रिजल्ट थोड़ी हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? मेहनत हाथ में। ओके, भगवद गीता में कृष्ण जी का श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। मतलब कहने का मीनिंग क्या है वो श्लोक का, कि कर्म ही हमारे हाथ में है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तुम कितनी भी प्रिपेयर करो, कितनी। लास्ट ईयर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, सीबीएसई में एक स्टूडेंट थी खुशी करके। ओके, बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट थी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। हुआ क्या पता है कि वो गई साइंस के पेपर में, गई साइंस का पेपर लिख रही थी, लिखा 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 लिखा। अभी एक सेक्शन कंप्लीट हुआ था, एक ही सेक्शन कंप्लीट हुआ 4-5 सेक्शन में से, और टीचर ने बोल दिया लास्ट हाफ एन आवर रिमेनिंग। वो एकदम शॉक, क्या बात कर रहे हो, अभी तो एक ही सेक्शन हुआ है एंड हाफ एन आवर। देखा तो उसकी घड़ी बंद हो गई थी। वो कंटिन्यूअसली घड़ी देख के, टाइम देख के लिख रही है। उसको लगा टाइम है ही ना, टाइम है ही ना, घड़ी बिगड़ गई। सोचो, और उसको पता भी नहीं है कि घड़ी बिगड़ गई, और टीचर ने बोला भी नहीं कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, लास्ट हाफ एन आवर पे पता चला उसको। ओ भाई, अब क्या करें? उसका पेपर छूट गया। थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन नहीं, पूरे के पूरे सेक्शन छूट गए, 1.5-2 सेक्शन ऐसे ही छूट गए। अब यहाँ हम क्या करेंगे बोलो? उसने पूरे साल बहुत खतरनाक मेहनत की, साइंस के पेपर के लिए भी बहुत अपना इनपुट 100% दिया। ओके, अब वहाँ ऐसा इंसिडेंट हो गया, उसके हाथ में है क्या? उसे पता था कि घड़ी बिगड़ जाने वाली है, पता होता तो दूसरी घड़ी पहन जाती, सेल डलवाती, रिपेयर करवाती, कुछ ना कुछ करते हम। बट इनपुट, ओके, किसने? मेरा एक फ्रेंड, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो हम ऐसे बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे थे, मतलब वो जा रहा था। ओके, उस साइड वो वाली नारायण विद्यालय में नंबर था उसका, वो वहाँ भी है ना एक। ओके, 2 है, विद्या विहार है वो, नारायण विद्यालय। तो वहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो यहीं पे आविष्कार अपार्टमेंट के पास वो मॉपेड लेके जा रहा था, तो एक्सीडेंट हो गया। पूरा ऐसे खून 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 खून, और ऐसे खून वाले कपड़े और खून वाला हाथ लेके वो, सपोज 10 बजे का पेपर था, तो वो पहुंचा 10:30। सबसे पहले तो भाई यू आर नॉट अलाउड, लेट आए। फिर देखा वैलिड रीज़न ये वो। अरे यार, तुम्हें अलाउ तो करेंगे बट तुम लिखोगे कैसे? तुम्हें तो फर्स्ट एड, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए अभी। ओके, खून बह रहा है लोग। तो सर मुझे लिखना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊँगा, बहुत मेहनत की है ये वो। तो फर्स्ट एड किट जो भी अवेलेबल था वो फटाफट जैसा था वैसा किया, और उसने पेपर दिया। मेरा दोस्त, ये तो मतलब मैंने लाइव मतलब देखा हुआ, महसूस, एक्सपीरियंस किया हुआ सीन है। तो इतनी मेहनत, और एग्जाम के दिन ऐसा हुआ। बोलो, बोल रहा था कि थोड़ा बहुत तो जो मेन आंसर बुकलेट है ना, उस पे भी धब्बे लगे थे ब्लड के, लेकिन फिर भी दी एग्जाम, पास भी हो गया अच्छे मार्क्स से मतलब अबोव एवरेज या एवरेज मार्क्स आ गए। बट कुछ भी हो जाए वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो होने के बाद तुम क्या करते हो? ओके, ऐसे रोते हुए बैठे रहेंगे नहीं तो हार गए भाई। एक तो ऐसा हुआ, उसमें हार गए और वापस ऐसे हार गए। इनपुट दे दो, भले ही ऐसा हुआ, उसके पास तो रीजन मिल गया ना भाई, ऐसा हुआ तो रीजन मिल गया, तो भाई ऐसा हुआ, चलो अब तो जो वो एग्जाम में हमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरे लिए तो बोलने का तो रीजन मिल गया, एक्सीडेंट हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। बट ये तो फिर भागने वाले की बात हो गई ना, ऐसे ही हार गए तुम, लड़े बिना ही हार गए। ये तो एक इंसिडेंट था। अभी वो लड़की बोल देती कि भाई मेरी घड़ी बिगड़ गई थी इसलिए ऐसा हुआ था, ये तो भागने वाली बात हो गई, ऐसे ही हार गए। इंसिडेंट से नहीं आना, ये तो सिचुएशंस थी आई, उसके बाद भी तुम लड़ते रहो भाई, मर नहीं गए ना, मर रहे नहीं तब तक लड़ते रहो। जिंदा है तो हम अपना इनपुट दे सकते हैं, जितना दो उतना। फिर नहीं हुआ तो रीजन है, और हो गया तो अच्छी बात है कि एक प्राउड। अब देखो, मैं जैसे उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तो टीचर नहीं है, वो खुद का एग्जाम्पल नहीं देगा। वो स्टूडेंट तो अभी 11th में पढ़ रही है, 12th में आएगी वो स्टूडेंट तो 11th में है, 12th में आएगी। और वो मेरा फ्रेंड है, वो जॉब कर रहा है, वो टीचर नहीं है। उसके ये इंसिडेंट्स के बारे में किसी को पता नहीं है। ओके, उस टाइम पे पता था, आज की डेट में कोई बात नहीं करेगा। बट सोचो,
अगर वो अभी डिप्रेस हो जाए और मुझे पूछे यार ऐसा है, तो मैं उसको याद दिलाऊंगा, ओ भाई तूने ऐसा किया था, याद है तुझे, और तू ऐसी छोटी बात से हार रहा है। तो उसको मोटिवेशन, तेरे ही एग्जाम्पल में क्लास में बताता, और क्या बात कर रहे हो, तू मेरा एग्जाम्पल क्लास में बताता है, ऐसा बोलूंगा तो उसको कैसे फील होगा कि यार भाई ऐसे वैसे किया था। सो दैट इज द थिंग, तुम्हें ऐसे ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी है, ऐसे ऐसे सीन में से पास होना है कि तुम खुद का ही एग्जाम्पल देके मोटिवेट हो सको। अंडरस्टूड? ओके। तो ये चैप्टर में हमें यही सीखना है कि जितना भी ये सब हो गया, ये जो हेरिटेज है उसको हम कैसे संभाले और नई जनरेशन के लिए वो कैसे यूजफुल हो। अंडरस्टूड? चलो तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्या देखना है चैप्टर में, समझ आ गया कि ये पूरा जो हेरिटेज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हेरिटेज, वो हम कैसे उसको प्रिजर्व करें, उसका इंपॉर्टेंस है प्रिजर्व करें, सो दैट नए के लिए वो एक मोटिवेशन का काम करेगा। अरे यार हमारे एंसेस्टर ऐसा करके गए थे, हम तो अभी वो लेवल पे पहुंचे भी नहीं, और उस टाइम से तो अभी टेक्नोलॉजी कितनी हाई क्लास हो गई है, फिर भी नहीं पहुंचे। सोचो, साउथ इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स देखो, इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, वो टाइम पे तो सब हाथ से किया हुआ था, और आज की डेट में मशीन्स है, फिर भी वैसा नहीं हो सकता। कितनी मेहनत, ऐसे ऐसे थोड़ी हमने पढ़े हैं कि भाई 3-3 साल, कितने कितने। एक तो मैंने टेम्पल देखा था, इसके बारे में मतलब थोड़ा बहुत है, वही अपना वो कौन सा देखा, हालेबीडु उसको बोलते हैं, हालेबीडु कर्नाटका में है। ओके, तो वो बनाने के लिए 180 ईयर्स लगे थे। कितने? 180 ईयर्स। 3 जनरेशन खत्म हो गई। 3 जनरेशन मतलब कोई बना रहा है, ये बात मैंने पहले भी तुम्हें बताई थी ये टेम्पल की। ओके, 3 जनरेशन चैप्टर के टाइम पे, 3 जनरेशन उसमें मतलब यूज हो गई। मतलब कि जैसे मैं बना रहा हूँ, कार्व कर रहा हूँ पूरी जिंदगी, ऐसे ही टेम्पल बनाया अलग अलग कॉर्नर एंड ऑल, फिर मेरा बेटा भी वही काम कर रहा है और उसका बेटा भी वही काम कर रहा है। सोचो, 180 ईयर्स लगे, 180 ईयर्स, और वो भी पूरा नहीं हुआ। फिर वापस यही सब जो बाहर से इन्वेडर आए थे, ओके, उन्होंने टेम्पल तोड़ दिया। तो तोड़ दिया तो फिर पूरा बनाया ही नहीं, फिर जितना था उतना ही रहने दिया, क्योंकि वैसे तो पूरा बना भी नहीं था, और उसमें ही उन्होंने ऐसे कि ये तो बहुत अच्छा काम है, ये नहीं होना चाहिए, ये वो तोड़ दिया, तो जितना था उतना ही, फिर आगे बढ़ाया ही नहीं। सोचो, उतना बनाने के लिए 80% 90% बनाने के लिए भी 3 जनरेशन लग गई, 180 ईयर्स। ओके, तो ये इम्पोर्टेंस है, मतलब इससे पता चलता है कि कितना अच्छा वर्क हम कर सकते हैं, तो मोटिवेशन मिलेगा। तो प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, तो हमें अपने हेरिटेज का प्रिजर्वेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशंस द स्टेप्स टेकन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फिजिकल हेरिटेज। जो फिजिकल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं। ओके, स्टेप्स टेकन फॉर द प्रिजर्वेशन मतलब स्टेप्स हैव टू बी टेकन नहीं है कि हमें क्या लेने चाहिए नहीं, ऑलरेडी क्या ले लिए वो देखना है। क्वेश्चन समझ में आया कि हमारा जो फिजिकल, हाँ अलग अलग हेरिटेज के लिए अलग अलग है, तो फिजिकल हेरिटेज जो है उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं देखते हैं। चलो, पहला पॉइंट, ओके, हैव बीन टेकन फॉर प्रिजर्वेशन। यस, पहला पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted the Wildlife Protection Board in 1952। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया था कब? 1952 में। दिस बोर्ड creates awareness for the protection of the life and suggest the places for the development of national park, bird sanctuaries and geological garden। तो भाई 2 सेंटेंस, पहला सेंटेंस 1952 में बोर्ड बनाया था। ओके, 1952 में बोर्ड बनाया, उसका काम क्या है भाई, क्यों बनाया बोर्ड? तो ये नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी और जितने भी टाइप के पार्क्स है, गार्डन्स है, उनको संभालने के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करेगा। अवेयरनेस, जागरूकता नहीं बोलते, जागरूकता अभियान। ओके, अवेयरनेस कैंपेन, डिफरेंट डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन होते हैं। ओके, तो वो अवेयरनेस के भाई उसके बारे में लोगों को पता चले, उसके बारे में। जैसे कल हमने लेटर देखा था, तो लेटर में हमने देखा था कि वो सोलर अवेयरनेस के बारे में लेटर था कि सोलर पैनल हमें लगानी चाहिए सो दैट इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, जो कोल बेस्ड पावर है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कोल बेस्ड है, मतलब हम कोयला जलाकर स्टीम, वाटर का स्टीम बना रहे हैं और वो स्टीम से स्टीम टरबाइन घूम रहा है। तो कोल हमारा नेचुरल रिसोर्स है,
अगर हम सोलर पैनल वाला ये यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई सन एनर्जी, सोलर एनर्जी से, तो वो अपना उतना कोल बच जाता। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो पानी से ही यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी, तो अगेन सोचो कि डैम में पानी भरा हुआ रहता, तो जब इमरजेंसी सिचुएशंस है तब हमें काम आ जाता। समझ में आ रहा है? तो ये सब हमने वो कल लेटर में देखा था कि उसको मतलब ये अवेयरनेस फैलाने के लिए लेटर था। वैसे ही ये बोर्ड का काम क्या है? अवेयरनेस फैलाना। किसके बारे में? फिजिकल हेरिटेज की बात चल रही है, तो फिजिकल हेरिटेज जो भी है हमारा, वॉट हमारी बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्क्स भी हमने देखे थे कि भाई प्रोटेक्टेड और से रिजर्व्ड पार्क, प्रोटेक्टेड, याद है ना सब? ओके, तो वो अलग अलग जो पार्क्स है, गार्डन्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, ये सब क्या प्रिजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम वो करते थे, मतलब जागरूकता का काम। ओके, लोगों को समझाना। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। देखो ये एक ही पॉइंट में दो पॉइंट बन गए, दो लाइन के अलग अलग पॉइंट तुम लिख सकते हो। ओके, तो हमने दो पॉइंट तो पढ़ लिए। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया था। ये क्या था? बोर्ड। बोर्ड मतलब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बनाया। कब? 1952 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक्ट मतलब अगेन बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक्ट मतलब रूल, एक रूल बनाया। ओके, वहां पे बोर्ड बनाया था। बोर्ड बनाया मतलब क्या? जैसे कि हमने एक ग्रुप बनाया, 10 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। अब ये ग्रुप का 10 लोगों का काम क्या है? अवेयरनेस फैलाना। ये हमने देख लिया। अब हमने 10 ही लोगों ने इतना काम किया, इतना काम किया, 1952 से अब 20 साल आगे चले गए, हम 1972 पे आ गए, और अब हम गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन में है। मतलब हमने एक रूल बना दिया कि भाई ये रूल है। जैसे हमने वो रूल पढ़े कि भाई ये रिजर्व फॉरेस्ट में ये लोग नहीं जा सकते एंड ऑल, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, ओके, और से अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ये सब रूल बनाए, तो रूल कौन बनाएगा? ये बोर्ड ही बनाएगा। और जो रूल है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना कब? 1972 में। द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स वेर ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। मतलब वही चीज क्या कि नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरीज है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ये सबको ये एक्ट के कवरेज में और से रेंज में ले लिया। मतलब ये एक्ट सबको लागू पड़ेगा। ओके, देन परव्यू मतलब वही है कि एंटेंगल मतलब से इन्वॉल्व कर लिया। ओके, समझ में आ रहा है? New national parks, wildlife sanctuaries and bioreserves have been established as per the provisions of this act। मतलब कि यहाँ पे हमने यही पैरा में 3 सेंटेंस पढ़े। एक, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट किया गया, मतलब लागू किया गया, बनाया गया। तो ये एक्ट क्या है? तो ये एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी पहले से बर्ड सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, क्लासिफाइड, प्रोटेक्टेड, रिजर्व्ड, अनक्लासिफाइड, जो भी है सारे, वो सारे पार्क्स को, गार्डन्स को ये एक्ट के अंडर ले लिया गया। मतलब ये सबको लागू पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन इसमें है नहीं। और ये दूसरा पॉइंट था पैराग्राफ में। और तीसरा पॉइंट क्या कि अगर कोई नए बर्ड सेंचुरीज बन रही है, नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन रहा है, तो इन लोगों ने स्टेप्स बताए हैं कि ये सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो जाने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली बनाना है। नहीं तो तुम्हें बर्ड सेंचुरी बनाने की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की परमिशन मिलेगी नहीं। समझ में आया? 5 पॉइंट देख लिया हमने। पहले 2 पॉइंट में क्या था? 1952 में बोर्ड बनाया, बोर्ड का काम अवेयरनेस फैलाने का है, खत्म। देन तीसरा पॉइंट हमने देखा कि 72 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। उसमें चौथा पॉइंट के जो भी हमारे सारे ही फिजिकल हेरिटेज है वो सबको इसके अंदर कवर कर लिया गया। और 5वां पॉइंट कि अगर कोई नए फिजिकल हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क ये सब बना रहे हैं, तो उसको भी उसी तरह से बनाना है जो ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उस तरह से। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंगली ही नए बनाने हैं। 5 पॉइंट याद रह गए? पक्का? ओके, यहीं पे याद रह जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। एटलीस्ट ये याद रख लो, फिर तो तुम्हें सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। ओके चलो नेक्स्ट। Strict legal provisions have been made to preserve the rapidly disappearing vegetations and wildlife species। तो नेक्स्ट
पॉइंट में क्या लिखा कि अब ये रूल तो बना दिया हमने, ये रूल में था क्या एक्चुअली, तो बोला है क्या था ये रूल में, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखे हुए, स्ट्रिक्ट एकदम स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए किस चीज के लिए, कि जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं, क्या विलुप्त हो रहा है, वाइल्ड लाइफ भी विलुप्त हो रही है, मतलब उसमें दोनों आ गए, एनिमल्स, बर्ड्स एज वेल एज प्लांट्स और से वेजिटेशंस। सो वही चीज कि जो रैपिडली डिसअपियरिंग, मतलब जो डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, रैपिड डिसअपियर मतलब क्या, अदृश्य हो जाना, डिसअपियर मतलब अदृश्य, तो अदृश्य कोई कब हो जाएगा, जब वो रहेंगे ही नहीं, तो अदृश्य हो गए, विलुप्त हो गए। तो जो बहुत फास्ट, रैपिडली मतलब बहुत फास्ट, तो जो बहुत फास्ट रैपिडली डिसअपियरिंग वाइल्ड लाइफ है, मतलब इंक्लूडिंग वेजिटेशन एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ओके, उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाए गए हैं। डन, ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अ नंबर ऑफ, अब ये तो वो रूल में क्या था वो हमने बोला कि स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये तो बनाए गए हैं, वो रूल में क्या है वो हमने बोला लास्ट पॉइंट में। अब ये पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज भी काम करते हैं, तो उसके लिए फुल फॉर्म याद रखना, नॉन गवर्नमेंट, ओके, सो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ। नॉन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, लेकिन कोई एनजीओ में काम कर रहा है, तो भाई एनजीओ में देखो, एनजीओ दो तरीके होते हैं, वो एनजीओ होते हैं जो पर्टिकुलरली अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, ओके, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, मुकेश अंबानी की वाइफ बहुत सारे एनजीओ चलाती है, ओके, क्या नाम है, नीता अंबानी, ओके, तो एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं मतलब क्या, कि सपोज ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सपोज दवाइयाँ नहीं है, ओके, बीमार हो गए तो वो दवाई नहीं खरीद सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पुअर है, एजुकेशन नहीं है, तो उन लोगों के लिए हेल्प करेंगे, इकोनॉमिकली पैसे देंगे, पढ़ाएंगे। तो भाई अगर दवाइयाँ मुफ्त में थोड़ी मिलती हैं, अभी उनको पढ़ाएंगे तो क्या नीता अंबानी पढ़ाएगी, नहीं, नीता अंबानी टीचर हायर करेगी, वो टीचर पढ़ाएंगे वो बच्चों को, तो भाई ये टीचर फ्री में काम करेगा, अगेन चॉइस, ओके, बोला ना दो टाइप के होते हैं, पेमेंट बेस्ड एंड वॉलेंटियरली, मतलब कि जैसे नीता अंबानी सेवा कर रही है, अपने पैसे दूसरों के लिए यूज कर रही है, तो एक सेवा ही हुई, चैरिटी हुई, ओके, दान टाइप हुआ। तो वैसे ही कोई ऐसा टीचर हो कि भाई हाँ वो मान जाए कि यार, जैसे कि बहुत सारे, जैसे हमारी सोसाइटी में एक डॉक्टर साहब है, डेंटिस्ट है, ओके, डॉक्टर वरुण वसावा नाम है, डेंटिस्ट, वो एवरी संडे नहीं, मंथ का फर्स्ट संडे गुजरात के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाके फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर है, ओके, एवरी संडे, मतलब चले गए सपोज कोई भी, देड़ियापाड़ा चले गए, बनासकाठा, देड़ियापाड़ा, ये वो अलग अलग जगह पे, गांव में, हाँ, शहर में तो क्या, गांव में, शहर में तो लोग हैं, फ्री में मिल रहा है तो सब सोचेंगे कि अरे यार ये कैसा होगा, क्या नहीं, बट गांव में जिनके पास पैसे नहीं है, पैसों की वजह से वो बहुत पेन में है, गरीब लोग क्या भाई, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, भूखे रह लेंगे, दर्द हो रहा है, लगा हुआ है, घाव है, पैसे नहीं है, हाँ वो तो ठीक हो जाएगा, ओके, लाइक दैट, चलेगा, क्यों, दवाई होती तो पैसे होते तो दवाई में यूज करते हो, पैसे नहीं है इसलिए, तो ये एक चैरिटेबल वर्क है, ओके। मैं जब स्कूल में था तो मेरे साथ एक मैडम थे, वो मैडम भी ऐसे क्या नाम है, चेंज भरूच, ऐसी एनजीओ है एक भरूच की, चेंज भरूच ऐसा नाम है, ओके, चेंज भरूच कैंपेन, चेंज भरूच ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ नाम, एनजीओ है, तो फ्री में काम करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा ही एवरी संडे जाते हैं, और फिर हमारा जो ये नया डेपो है उसके बाजू में स्लम एरिया है, देखा हो तो स्लम एरिया, मतलब ऐसे गड्ढा ही है वहाँ पे, सब रोड पे तो ऐसे फ्रूट्स एंड ऑल मिलते हैं, रोड से हम जाए तो हमें दिखेगा कि सब फ्रूट्स वाले यहाँ खड़े हैं, लेकिन वो जो खड़े हैं उसके पीछे ऐसे पूरा खाई जैसा है, वैली जैसा, ओके, और वहाँ पे अंदर लोग रहते हैं, बारिश में तो वहाँ पे पानी भर जाता है, ओके, स्लम एरिया, तो वो स्लम एरिया के बच्चों को फ्री में पढ़ाने जाते हैं। फिर वैसा ही स्लम एरिया, अगर तुम ये भृगुरुषि ब्रिज क्रॉस करके जाओ तो वो जो हमारा कोर्ट वाला रास्ता है ना, हमारी जो कोर्ट है भरूच की, ओके, न्यायालय, जिला न्यायालय, वहाँ पर भी कई स्लम एरियाज ऐसे थोड़े बहुत है, ब्रिज के नीचे कहीं पर, स्लम एरिया मतलब क्या, लोग ऐसे ही ब्रिज के नीचे सो जा रहे हैं, खा रहे हैं, गरीब लोग, ओके, वो कोई भी काम करते हो,
ओके, बैगिंग करते हो या कोई भी काम करते हो, लेबर वर्क करते हो, लेकिन वो ऐसे पढ़ा नहीं सकते, खाना पीना ये वो। तो ये चेंज भरूच कैंपेन जो है वो लोग, वो पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा काम करता है। मुझे पता चला तो मैं भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिया था। क्या कि वो लोग हर फेस्टिवल के टाइम पे ये जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं, तो हम तो क्या करेंगे, फेंक देंगे या फिर उसका फिर पोछा बना के घर में यूज़ करेंगे एंड तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसे है कि भाई पैसे है, हम नए लाते हैं और ऐसे कपड़े जो तुम पहनने ही नहीं वाले हो, तुम्हें आते भी नहीं है, बहुत छोटे हो गई है, तो वो कपड़े हम उनको दे सकते हैं। तो वहाँ पे वो लोगों को मैंने पूरा ऐसे पूरा थप्पा बनाया था। ओके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कपड़े थे मेरे पास, अभी भी है। ओके, बट अभी मैं वो पहनता हूँ, जो नहीं पहनता एंड ऑल, तो वो मैंने पूरे दे दिए। ओके, ये तो तुम्हें अवेयरनेस के लिए वो दिया, तो किसी को पता नहीं है, घर में ही पता है। बट ये काम, तो ये काम क्या है कि भाई हमने ये कपड़े दिए तो हमारे लिए तो वेस्ट है, वैसे भी आने नहीं वाले हैं एंड ऑल। ओके, अब वेस्ट है, पहले तो भाई यूज़ किया हमने। बट लोग जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं, ठंड लगती है, ओके, और कपड़े नहीं है उनके पास, उनके लिए तो ये बहुत अच्छे कपड़े हैं, उनके लिए तो ये अच्छे नए कपड़े हैं। ओके, जो फेस्टिव सीजन में पहन सके। हम नए कपड़े पहनते हैं, वैसे वो थोड़ी हर फेस्टिव सीजन आई चलो दिवाली आ गई नए कपड़े ले आओ, वैसा थोड़ी होगा। मिठाइयाँ खा लो। ओके, जो लेबर वर्क है, तो ये सब चैरिटेबल वर्क करते हैं। ओके, चलो तो हम यहाँ आ जाते हैं वापस। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज है। ओके, ये चेंज भरूच भी एक टाइप का एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट। तो ये दोनों होता है, पेमेंट बेस्ड भी होता है और वॉलेंटरीली भी होता है। ओके, पेमेंट बेस पे कब कि भाई ऐसे ही नीता अंबानी ने सपोज एक टीचर हायर किया, अब टीचर बोलेगा मैं पढ़ाने तो आऊँगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा। ओके, मेरे घर की कंडीशन ही, मुझे तो सैलरी चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, मैं तुझे सैलरी दे दूंगी, तुम इनको पढ़ाओ। तो बोले ठीक है। और कई वॉलेंट्रियली भी आते हैं। वॉलेंटरी मतलब क्या, बस सेवा करने के लिए आते हैं। समझ में आया? तो ऐसा कुछ तुम भी कर सकते हो। तुम सोचोगे सर हम कैसे करते, अरे कर सकते हो। तुम अभी 10th पास हो जाओगे 1 मंथ के बाद। ओके, तो तुम पढ़ाओ 5th क्लास के स्टूडेंट को, 6th क्लास के स्टूडेंट को, छोटे बच्चों को अपने गांव में पढ़ाओ। कौन ना बोलता है, कोई ना नहीं बोले। अरे पूरा गांव छोड़ो, एक स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में तुम रह रहे हो या जो आस पास जितने मतलब 10 घर भी है, वो 10 घर के बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे हैं या फिर वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ट्यूशन नहीं जाते, तो ऐसा नहीं बोल रहा रोज पढ़ाओ। सर हम अपना कब करेंगे, फिर होगा ना, सबका पर्सनल तो होगा। यस, तो जैसे ये डॉक्टर हर संडे थोड़ी करते हैं, मंथ के एक संडे करते हैं। तुम भी करो कभी कभी, जब मन हो तब करो भाई, रेगुलर मत करो। बस जब मन हो तब तो करो, पहले से डिसाइड कर लो लेकिन कि भाई ये मंथ में हम इस संडे को मिलेंगे और ये करेंगे, पढ़ेंगे। कौन कौन आएगा पहले से बताओ, लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि हाँ तो ये काम तुम कर सकते हो। ये तो मैंने पढ़ाने की बात की, ऐसा कोई भी काम कर सकते हो। हेल्प, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गांव कर दो भाई, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, एक ग्रुप बनाओ, इस संडे हम अपनी ही सोसाइटी को क्लीन करेंगे। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, कौन रोकेगा, अच्छा लगेगा। ओके, गांव भी अच्छा होगा, गांव में लोग बोलेंगे अरे यार ये नए जमाने के बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बैठ के सिर्फ रील देख रहे हैं। ओके, बट ये सब हम पढ़े लिखे हैं तो हमें सोचना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। हाँ, रेगुलर बेसिस पे सपोज तुम एवरी डे या एवरी संडे, एवरी वीकडेज ना कर, वीकेंड पे ना कर सको, मंथ में एक बार, 2 मंथ में एक बार, भाई 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, साल में एक बार तो कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है। साल में एक दिन तो हम दूसरों के लिए दे सकते हैं या नहीं दे सकते, दे सकते हैं। साल में एक बार से शुरू करो, अच्छा लगे तो भाई 6 महीने में एक बार करना, और अच्छा लगे तो मंथ में एक बार कर देना। समझ में आया? और अच्छा लगे तो वीक, और फिर इतना अच्छा लगने लगेगा ना, सब कुछ छोड़ के फिर कई लोग हैं ना यही एनजीओ में काम करना। ये एनजीओ में काम कौन करते हैं, जिनके अंदर ऐसे ही बस सेवा ही करनी है और कुछ नहीं करना, लाइक दैट। समझ में आया? अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक, 2 दिन क्या, कल ही शायद एक ऐसा पोस्ट देखा था कि पर्टिकुलर यहाँ मक्तमपुर के या पता नहीं कहाँ के है वो, बट जो ब्राइडल होती है, मतलब जिसकी शादी होने वाली है, ओके, और वो बहुत गरीब घर से है, सपोज गरीब घर के है,
और जिनकी शादी होने वाली है वो, दूसरे सब नहीं है, शादी में तुम जाने वाला तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन जिनकी शादी होने वाली है वो, ओके, उनके लिए पर्टिकुलर अगर तुम वही कास्ट के हो तो उनके लिए फ्री मेकअप करेंगे। ऐसे ब्यूटी पार्लर, कोई ब्यूटिशियन ने ऐसा ऑफर रखा, ओके, फ्री मेकअप। अब सोचो अभी का मेकअप कितना महंगा होता है ब्राइडल का, बहुत महंगा, मतलब थाउजेंड्स में होता है ब्राइडल का फुल मेकअप। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, मैंने तो 40,000 का भी सुना है। ओके, 40,000, ओ भाई, हाँ, आई वॉज शॉक्ड, लिटरली आई वॉज शॉक्ड। मतलब पहले तो जब 25,000 सुना ना मैम के टाइम पे, हमारे शादी में मैम तैयार हुए थे, मैम का पैकेज 25,000 का था, 3 बार तैयार करेंगे, मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए एंड और वो 3 टाइम, तब भी शौक, 25,000 रुपए। क्या देखो, जैसे कि तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, तुम्हें जैसा अभी लगा वैसा मुझे तब लगा था, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ओके, कोई होगा तो ना, जैसे कि भाई हम 2 भाई, हमें थोड़ी, और मम्मी ऐसा कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि भाई ऐसे खर्चा, ऐसे मतलब इतना खर्चा या इतने प्राइस होती है। मैम ने करवाया था, अरे यार ऐसा होता है। फिर अभी सुना तो अभी 40,000 रुपीज़, एक टाइम कहाँ, 3 टाइम भी नहीं, एक टाइम का 40,000 रुपीज़। सोचो 40,000 रुपीज़ का क्या मेकअप, कितने घंटे के लिए काम है, 3 घंटे 4 घंटे के काम के लिए 40,000। और वो सोचो तुम, और वो 40,000 रुपीज़, और वैसे ही वो जो कर रही है लेडी, वो एक दिन में कितने मेकअप करती है पता है, 8 से 9, 8 से 9 मेकअप एक दिन में, गिनो, 4 8 जा 32, 9 भी मई, 8 ही गिनो, एक दिन का हो गया 3 लाख रुपए, एक दिन का। ऐसा समझो पूरे साल में तुम्हारे पास शादी के तो बहुत मंथ होते हैं, लेकिन तुम मान लो कि तुम्हारे पास 20 डेज तुम्हें काम करना है। पूरे साल में कितने दिन काम करना है, 20 डेज, 365 डेज में से 20 डेज काम करना है। एक दिन का 3 लाख, 20 डेज का कितना हुआ, 60 लाख रुपए, मतलब कितना हो गया, आधा करोड़ रुपए हो गया, 60 लाख रुपीज। सोचो अभी के हमारे पेरेंट्स जो बहुत अच्छी कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में काम करे, ONGC, JNFC, वो पूरी जिंदगी काम करे, तब जाके उनका लास्ट में जब रिटायर्ड होने का टाइम आ गया है, रिटायर टाइम आ गया है, तब जाके उनका पैकेज होता है 12 लाख पर एनम, साल का 12 लाख, साल का 15 लाख, तब जाके पूरी जिंदगी काम किया तब। और यहाँ ओके, तो अब हम कहने का मीनिंग क्या है कि डायरेक्टली को रिलेशन नहीं है एजुकेशन का और अर्निंग दी मनी, कोई को रिलेशन नहीं है। ओके, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैसे कुछ कि भाई पढ़, ये माइंड को ग्रो करने के लिए है। किसके लिए है, माइंड को ग्रो करने के लिए, क्या, एजुकेशन, कि हमारे माइंड को ग्रो करें हम, तो कैसे हम ये सब कर सकें। पैसे तो भाई अच्छी स्किल डेवलप करो, कोई भी स्किल जो तुम्हें लगे कि तुम्हें अच्छा, तुम्हें लगे, हाँ, नहीं तो भाई लोगों को तो भाई बुरा भी दिख ही जाएगा, ए भाई मैं ये कर सकता, तुझसे नहीं होगा यार, बैठो ना यार, ऐसे तो सबको, इवन पेरेंट्स को भी लगेगा। लेकिन मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं, तुम्हें वो टाइम आएगा तब, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो पढ़ ही लो, वो टाइम आएगा जब अर्न करने का 22 23 के बाद, तब तुम सोचना कि क्या करें। फिर अभी सपोज तुम्हें मेकअप, ये मैंने अभी एग्जांपल दिया, सर हम भी वही कर लेते हैं। ओके, बट वो कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ो, तुम बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। मेकअप का कोर्स तो 6 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, वो कर लो और फिर स्टार्ट कर दो। उसके लिए थोड़ी तुम्हें सालों मेहनत करनी है। ओके, अब तुम सोचो वैसे, डॉक्टर है ये इंजीनियर है और ब्यूटिशियन भी है, ऐसे तो ब्यूटिशियन बनने के लिए तुम्हें इतने सालों की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के साथ इज्जत भी आती है, इंजीनियर के साथ इज्जत आती है। इंजीनियर है, IIT में से पढ़े, बिट्स पिलानी में से पढ़े, डॉक्टर है,
एम्स में से पढ़े हुए हैं, स्पेशलिस्ट है। ब्यूटिशियन ब्यूटिशियन है ऐसा बोलेंगे। ये तो मैंने तुम्हें बताया इसलिए कैलकुलेट किया, नहीं तो तुम्हें क्या, हाँ ठीक है ब्यूटिशियन है, होंगे अबे पैसे, अबे मेकअप करते हैं उसमें क्या। ये तो मैं अंदर की बात बताई इसलिए लगा अरे यार इतना पैसा है, ऐसे लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे सारे धंधे में ऐसा है भाई, पानी पूरी वाला भी लैक्स में कमाता है, अगर सही सही उसका चले ना तो पानी पूरी वाला भी लैक्स में कमाता है। तो क्या पानी पूरी बेचना शुरू कर दे? ओके तो डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है। चलो हम यहाँ से वहां चले गए एनजीओ से। तो ऐसे एनजीओ है नॉन गवर्नमेंट, ओके नॉन गवर्नमेंट एनजीओ है। ये जो नॉन गवर्नमेंट एनजीओ है वो भी काम करते हैं अवेयरनेस और ये प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर के बारे में। समझ में आया? देन उसके आगे द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नाम याद रखना, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, द ओल्डेस्ट वन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1883। ये एनजीओ है, नाम याद रख लेना। सबसे पुराना एनजीओ इंडिया का कौन सा है तो ये नाम आएगा, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट वन। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1883 में, ईयर भी पूछा जा सकता है। दूसरा, गिर फाउंडेशन नेचर क्लब्स आर वर्किंग फॉर दिस कोज। तो ऐसा दूसरा गुजरात का एनजीओ कौन सा? गिर फाउंडेशन नेचुरल क्लब। ये भी एक टाइप का एनजीओ है जो इसके लिए, ये पर्टिकुलर हमारा जो फिजिकल हेरिटेज है उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है। डन, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। क्या पढ़ा? पहला जो है देखो, अभी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में हमने क्या क्या पढ़ा? पहला तो क्या कि भाई 1952 में हमने बोर्ड बनाया। अच्छा, बोर्ड, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, बोर्ड ने क्या किया? बोर्ड भाई यही सामान, देखो सब कुछ लिखो, बोर्ड का काम क्या है? तो बोर्ड अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है। किसके बारे में? अवेयरनेस ऑन से प्रिजर्वेशन ऑफ आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, रिजर्व्ड पार्क, ओके, गार्डन्स एंड ऑल। हमारे जो नेचुरल हेरिटेज है उसके प्रिजर्वेशन के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करता है। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट हमने देखा क्या कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और उसके अकॉर्डिंगली, मतलब ये आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में। अब उसके बाद कौन सा पॉइंट? चौथा पॉइंट, कि जो भी हमारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डिफरेंट पार्क्स, गार्डन ये है, फिजिकल हेरिटेज है, वो सबको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट जो आया है उसके अंडर परव्यू और से कवर, ये वर्ड यूज करो जो लिखा हुआ है, ओके। और तुम सिंपल लैंग्वेज में लिख दोगे, वो सब इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए संभाल के रखो। यहाँ पर तुम सीधा लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, ओके, सिंपल वाला भी। सो अच्छे से, मतलब तुम्हें कहने का मीनिंग है कि उसको भी अंडर कवर कर लिया गया, ओके। और पांचवा पॉइंट, कवर तो कर लिया गया लेकिन जो नए बनेंगे, ओके, ये फिजिकल हेरिटेज, वो भी ये रूल के अकॉर्डिंगली ही बनने चाहिए। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट हमने देखा कि भाई ये एक्ट तो आ गया लेकिन इसमें है क्या? तो इसमें स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं ये फिजिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। डन। और उसमें क्या क्या आ गया? जो रैपिडली डिसअपियरिंग हमारा हेरिटेज, रैपिडली डिसअपियरिंग वाइल्ड लाइफ है जिसमें वेजिटेशन भी आ गया, एनिमल्स, बर्ड्स भी आ गया, उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रोविजंस रखे गए हैं। तो ये छठा पॉइंट। डन। 7वां पॉइंट, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए काम कर रहे हैं। 7वां पॉइंट हो गया। अब एनजीओ का नाम दे दो। तो भाई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1883 में। ये ओल्डेस्ट एनजीओ है। 8वां पॉइंट ये हुआ। एंड 9वां पॉइंट, 9 पॉइंट, ओके। और से गिर फॉरेस्ट नेचुरल क्लब्स आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द सेम कॉज। डन। 9 पॉइंट लिखो तो आउट ऑफ 4-5 जितने भी मार्क्स में पूछे उतने मार्क्स आ जाएंगे। समझ में आ गया? अच्छे से याद रह गए सारे पॉइंट्स? पहले बोर्ड बनाया, फिर अवेयरनेस फैलाई, फिर एक्ट लाए, फिर सारे नेशनल पार्क्स को एक्ट में कवर किया। कवर करने के बाद
जो नए बनेंगे वो भी इसके अकॉर्डिंगली बनेंगे। 5 पॉइंट हो गए। इसमें है क्या, तो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है जो रैपिडली डिसअपियरिंग वाइल्ड लाइफ है उसके लिए। 6ठा पॉइंट भी हो गया। 7वां पॉइंट एनजीओ का, 8वां पॉइंट बॉम्बे वाला एनजीओ एंड 9वां पॉइंट गिर फॉरेस्ट वाला एनजीओ। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Write about the laws enacted for the preservation of the ancient monuments, archaeological sites and remains. Okay. और से दूसरे तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, which two laws have been enacted to preserve the cultural heritage, state their provisions. तो अब ये फिजिकल हेरिटेज था, अब हम कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। ओके, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स मतलब तुमने ऐसे गड्ढा किया और वहां से कृष्ण जी की 5000 साल पुरानी स्टेचू निकल गई। ओके, तो ये एंशियंट हो गया भाई। 5000 साल, क्या बात कर रहे हो। तो ये अब इसका क्या करेंगे हम, घर में निकाल के घर में अभी पूजा करना स्टार्ट कर दिया तो वो तो अच्छी बात है, तो हमारी श्रद्धा है, लेकिन हमें तुरंत ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ गुजरात और लोकल वॉटएवर। ओके, और उनको बताना चाहिए कि हम हमारे घर में नया घर बना रहे हैं, हम खुदाई कर रहे थे और नीचे से ऐसे कृष्ण भगवान की स्टेचू निकली और लग रहा है कि ये बहुत पुरानी है। उनको इन्फॉर्म करेंगे, वो उसका सर्वे करेंगे। अगर बोलेंगे नहीं नहीं ये 1000 साल पुरानी नहीं है, ये 50 साल पुरानी है, आप अपने पास रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बोलेंगे ठीक है, तो हम अपने वही श्रद्धा से वापस पूजा। अरे आपकी बात सही है, ये तो 5000 साल पुरानी है, आप, एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या हम गवर्नमेंट के म्यूजियम में इसे रख सकते हैं। तो रखना ही पड़ेगा, लॉ है, लेकिन फिर भी वो पूछेंगे। ओके, लॉ बना दिया गया है कि हम अपने पास नहीं रख सकते। तो रख सकते हो, बट वो होता है ना, अच्छी चीज होती है ना, वो अपनी अच्छाई फैलाई देती है। ओके, तो अब तुम, क्योंकि फिर लोग आएंगे, अरे यार इनके वहां पे एक स्टैचू है कृष्ण जी का, इतना खतरनाक लग रहा है, इतना खतरनाक लग रहा है, सब तुम्हारे घर पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ओके, और फिर फेमस हो गए, अभी फेमस हो गए और बहुत फेमस हो गए, तो फिर गवर्नमेंट जब बीच में आएगी कि अरे यार इतना ऐसा, चलो हम भी देखते हैं, और फिर गवर्नमेंट को पता चला अरे सही में ये स्टैचू तो 5000 साल पुराना लग रहा है, तो गवर्नमेंट ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि उसको प्रिजर्व रखना है। हमारे घर में चोरी भी हो सकती है, तो वो चोर आके, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा मंदिर में चोरी कर दी। ओके, भरूच में ही मंदिर में चोरी कर दी, अभी लोकेशन मुझे नहीं पता, बट शिव जी का टेम्पल था। ओके, शिव जी के टेम्पल में क्या मिलेगा। इसीलिए तो शिव जी तो मतलब अपनी मस्ती में मग्न रहते हैं। ओके, उनका मंदिर तो पहले के टाइम पे दरवाजे भी नहीं थे। पहले के टाइम पे जो शिवालय होते थे, इवन दरवाजे भी नहीं थे भाई, कुत्ते वुत्ते भी अंदर आके वहीं सो जाते थे शिवलिंग के पास, क्योंकि वो है ही भाई स्मशान में रहने वाले। ओके, उनको थोड़ी ऐसे बहुत ही हाई क्लास टेम्पल होना चाहिए, ये वो है। हमारा सोमनाथ टेम्पल देखो, रामेश्वर टेम्पल देखो, महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग तो देखो कितने हाई क्लास, बट वो अटैच नहीं है कि भाई हाँ मुझे यहाँ पे ऐसे पूजा करो ये वो। मतलब जैसे हमें कोई 2 सेंटेंस भी अच्छे वाले बोल देता, हाँ ऐसे हम थोड़े हवा में हो जाते हैं। ओके, वो तो गॉड है, गॉड के गॉड है, देवों के देव है महादेव, तो वो ऐसे सब फीलिंग से ऐसे अटैच है ही नहीं। ओके, हाँ यस यस यस, आई वाज अबाउट टू से। तो धैर्य सी में से, मोशन में से मिला वो। हाँ ના બટ એ વાત સાચી છે, બટ એ પાણીમાં કારણ કે એ ઓરિજિનલ જો આપણો નોર્મલ સ્ટોન હોય એવો સ્ટોન નથી, અલગ છે, એટલે એની ડેન્સિટી વોટરની ડેન્સિટી કરતાં ઓછી, તો જ તો તરે ને, તો તરે જ ના। હા, એ પછી ડેન્સિટી આપણે ખબર નહીં કેમ, એમાં પછી શ્રદ્ધાનો જ વિષય છે।
તે તો જ્યાં લાવ્યા છે ત્યાં બી પાછી ભરતી આવશે એટલે પાછું અંદર ચાલી જશે. હા, ભરતી આવે ત્યારે ત્યાં સુધી પાણી આવે. હવે તમે વધારે પડતું ખેંચીને લઈ આવ્યા કે ભરતીનું પાણી અહીં સુધી આવે છે ને આપણે પકડીને દોરડા બાંધીને શિવલિંગ અહીંયા લઈ આવ્યા. એ જ ભરતી, એ જ ને. એટલે સપોઝ પહેલા તો ઓશન એમ દૂર છે, હવે ભરતી આવી તો આ કિનારા સુધી અહીંયા સુધી પાણી આવ્યું, બરાબર, ને આપણે શિવલિંગને અહીંયા લઈ આવ્યા. હવે તો પાણી આવે જ નહીં તો પછી નહીં થાય. ઓકે, બટ જો તમે અહીંયા રાખેલું છે, અહીંયા સુધી ભરતી અહીંયા રાખેલું છે, કોઈ વખતે ભરતી વધારે પડતી આવી ગઈ તો પાછું ચાલી જશે. કાવી કંબોજ, સ્તંભેશ્વર મહાદેવ आखा अंदर जलमग्न થઈ જાય आखू. अब यही चैप्टर में है, यही चैप्टर में हमारा जो नागार्जुना सागर डैम है आंध्र प्रदेश में, वो डैम बनाया ना तो पूरा टेम्पल पानी में, पूरा टेम्पल, तो पूरे टेम्पल को शिफ्ट कर दिया पूरे टेम्पल को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पे, पूरा टेम्पल ही दूसरी जगह पे भगवान के साथ क्यों? क्योंकि डैम बना तो दिया, अब यूज तो करना पड़ेगा. तो पता नहीं था कि ऐसा होगा, या पता भी हो, वॉटेवर, उसके पीछे की हिस्ट्री हमें नहीं पता, बट अभी ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है भाई. वैसा टेम्पल देखने को नहीं मिलेगा और श्रद्धा का विषय है भाई. जो इतने सालों से लोग आके पूजा करते थे वो दर्शन करने कहाँ जाएंगे? तो पूरा टेम्पल शिफ्ट कर दिया, पूरा टेम्पल. यही चैप्टर में है, यही चैप्टर में है, साउथ में है. ओके, आंध्र प्रदेश में. चलो, सो वैसे जो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज है, ओके, जो भी हमारा ऐसा कल्चरल हेरिटेज है, जो भी कल्चरल हेरिटेज है, वो कल्चरल हेरिटेज को संभालने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या 9 पॉइंट्स हमने देखे फिजिकल हेरिटेज के, जिसमें आ गया वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, एनिमल, प्लांट, बर्ड, सब कुछ. अब इसमें कल्चरल जिससे पता चले कि कल्चरल, जैसे अभी हमने शिवलिंग की बात की है, ये कल्चरल में आएगा. कहीं ना कहीं ये होगा, कहीं ना कहीं सपोज ये शिवलिंग भी आया, उसके पीछे की भी कुछ तो होगा हिस्ट्री. अब ये एक्चुअल में हमारा काम क्या है? ये हमारा काम है जो हम बात कर रहे थे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बताओ. वो लोग आएंगे, चेक करेंगे, पता चल जाएगा उन्हें कितना पुराना शिवलिंग है, कौन सा मटेरियल है, तो पता चल जाएगा. अगेन श्रद्धा का विषय भी है, क्योंकि वो चेक करेंगे तो ऐसे देख के थोड़ी बता देंगे, थोड़ा निकालना पड़ेगा. जैसे कि तुम गोल्ड लेके जाओ और तुम ज्वेलर को बोलो देखो तो ये गोल्ड ही है या नकली है, वो लेगा, उसके पास पर्टिकुलर पत्थर होगा. देखा है कभी? देखना कभी जाओ तो दुकान में, उनके पास पर्टिकुलरली, वैसे जो हमारे बड़े बड़े ज्वेलर्स है वो सब नहीं दिखाएंगे, कला मंदिर ये वो लोग नहीं दिखाएंगे. लेकिन अगर ये छोटी छोटी शॉप्स होती है ना ज्वेलर्स की, वहाँ जाओगे ना तो वो लेगा, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे लेंगे और वो ब्लैक कलर का स्टोन होता है, वो स्टोन पे ऐसे घिसेंगे, स्टोन पे हमारा गोल्ड घिसेंगे, ओ भाई क्या कर रहा है, कम हो रहा है मटेरियल, घिसेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा, ऐसे घिसेंगे. तो पर्टिकुलरली वहाँ पर ऐसे दिख जाएगा, ऐसे स्प्रेड होगा गोल्ड, वो हो रहा है तो वो असली गोल्ड है, और घिस रहे हो और कुछ हो ही नहीं रहा है, नकली है. चेक करने में भी मटेरियल तो चला जाएगा, चेक करोगे तुम तो भी मटेरियल तो थोड़ा जाएगा, तुम्हारा वेट थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा माइन्यूट तो कम हो जाएगा. तो ऐसा है. चलो, तो इसके लिए क्या लॉज बनाए हैं? 2 लॉ बनाए हैं. क्या क्या है देखते हैं. द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1958. ये कब आया था भाई? 58 में आया था. क्या? कौन सा? द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स. नाम याद रखो. कौन सा? द एंशिएंट मतलब पहले के जमाने के मॉन्यूमेंट्स, स्टैचू, मॉन्यूमेंट्स मतलब. सो द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स. आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व विभाग, उसका हिंदी और गुजराती. पुरातत्व विभाग, पूरा मतलब पुराना तत्व मतलब एलिमेंट. तो जो बहुत पुराना है आर्कियोलॉजी से, अभी ज्ञानवापी चल रहा है, पता है, वो अपना काशी विश्वनाथ हमारा जो ज्योतिर्लिंग है
उसी के ही बाजू में ज्ञानवापी मस्जिद है। तो औरंगजेब ने अटैक करके वो भी काशी विश्वनाथ टेम्पल का कैंपस में ही है। वो पहले बात की थी ना कि नंदी महाराज इस साइड देख रहे हैं और शिवलिंग उस साइड है, बोले ये कैसी बात हुई। फिर पता चला कि वो मस्जिद है, उसके अंदर शिवलिंग है। वो ये नंदी महाराज अपने भगवान को ही देख रहे हैं, जो साइड देख रहे हैं वो साइड शिवलिंग है। कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिकल, ये सही सत्य घटना है, मेरे मन का नहीं, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ओके, अभी चल रहा है केस। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बंदे ने बताया। तो ये बंदा वहां कैसे गया? ये बंदा एक्चुअली मुस्लिम है। अब देखो ये क्या पहले, धर्म या नेशन? नेशन पहले। सोचो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसमें ये बंदा काम कर रहा है। वो बंदे ने देखा कि भाई ये दीवारें तो हिंदू टेम्पल की है, लेकिन है तो मस्जिद, ऐसा कैसे? और यहाँ शिवलिंग है, ये सब है। तो उसने गवर्नमेंट को बताया, उसको तो सिक्योरिटी देनी पड़ी। सोचो, नहीं तो वो लोग, तुझे क्या जरूरत थी बहुत ज्यादा देशभक्ति दिखाने की? ओके, लेकिन दैट इज द ट्रू, वो एक सच्चा मुसलमान है। ओके, क्यों? क्योंकि भाई दोनों साथ में लेके चलो ना, रिलीजन भी और नेशन भी, दोनों है हमारे लिए। तो बट दोनों में से चूज करने का टाइम ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें गलत करना ही नहीं है, जो सही है उसके साथ है हम। तो अगर सही में कुछ है, हम सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम प्रेयर भी करते हैं कि हमसे वो धर्म वाली भी प्रेयर है हमारी, कि कोई भी धर्म के धर्म गुरु के लिए भी एक प्रेयर है, और कोई भी धर्म के लोगों के लिए भी हमारे माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए। माइंड की बात है, बाहर की और बोलने की बात तो दूर, माइंड की बात है। तो वी रिस्पेक्ट। बट सोचो, यहाँ पे ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो ये एक्ट कब आया था? 58 में। क्या है? the ancient monuments and the archaeological sites, मतलब जगह, and remains मतलब वहां से जो निकल रहा है वो, जैसे कि ऐसे remains है। ऐसा बोला जाता है कि काशी में भी एक ऐसी मस्जिद है मथुरा में, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ओके, तो वहां पे मस्जिद है। तो एक्चुअली औरंगजेब ने और दूसरा भी कोई एक था। ओके, तो वो लोग जब तो तोड़े थे और मस्जिद बनाए थे, तो वहाँ पे बहुत सारी कृष्ण जी की छोटे छोटे टेम्पल्स थे और कृष्ण जी की स्टैचूज थी। वो स्टैचूज नीचे रख दी, नीचे, और उसके ऊपर स्टेप्स बना दिए, स्टेप्स। अब सोचो, यहाँ पे किसी की फीलिंग्स हर्ट होगी ना, तुम भगवान पे पैर रख के फिर जा रहे हो यार अंदर। ये सब केस चल रहे हैं यूपी में। मेनली 3 केस चलते थे और अभी भी चल रहे हैं। उसमें से एक तो खत्म हो गया। कौन सा? राम मंदिर। ओके, 2 केस है। एक वाराणसी, काशी विश्वनाथ वाराणसी में जो हमारा जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसी के ही बाजू में ज्ञानवापी मस्जिद है। नाम भी देखो, ज्ञानवापी। ओके, तो वहाँ पे मस्जिद है, तो वहाँ पर उसके लिए भी केस चल रहा है। और तीसरा केस यूपी में मथुरा में, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहाँ पर भी मस्जिद है। ओके, तो मस्जिद के स्टेयरकेस पे ही ऐसा माना गया है कि कृष्ण जी के आइडल्स है, स्टैचूज है, वो नहीं होना चाहिए। वो हटाओ, वो निकाल लो और फिर से स्टेयरकेस बना दो, भाई क्या प्रॉब्लम है? ओके, हाँ, वो निकाल लो अच्छे से और नए बना दो, क्या प्रॉब्लम है? ओके, वो सब केस चल रहे हैं। कहने का मीनिंग है कि हमें कल्चरल भी संभाल के रखना है भाई। हमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली कोई रिलीजियन या कोई पर्टिकुलर रिलीजियन, क्योंकि समझो ना, ये रिलीजन एंड ऑल कभी भी ये सब झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम ये बर्थ में, ये जन्म में बोल रहे हो, ये किसी के, ये स्पिरिचुअल साइंस बता रहा हूँ, तुमने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे द्वेष किया ना कि ये रिलीजन, ये वो, अभी ऐसा समझो तुम्हारी डेथ हुई और नेक्स्ट बर्थ में वही रिलीजन में तुम्हारा बर्थ हुआ, क्या उखाड़ लिया? पूरी जिंदगी तुमने वो रिलीजन को हेट किया, नेक्स्ट बर्थ में तुम वही रिलीजन में हो। अब तुम
लास्ट बर्थ में जो रिलीजन में थे वो रिलीजन को ये नए बर्थ में अपन हेट कर रहे हो गया करनी, और आ गया हिसाब। यहां से हेट दी थी कि भाई ये ऐसे, जैसे कि ऐसा समझो तुम हिंदू हो और तुमने सपोज मुस्लिम को ऐसे बोला, ये हेट किया पूरी जिंदगी। अब नेक्स्ट टाइम तुम मुस्लिम रिलीजन में, मुस्लिम फैमिली में बर्थ हुआ तो तुम्हारे हाथ में है नहीं। और ये सब कुछ स्पिरिचुअल साइंस के अकॉर्डिंगली हमारे माँ बाप, हमारी लोकेलिटी इंडिया में, गुजरात में, भरूच में, और यही माँ बाप के वहाँ पे तुम्हारा जन्म होने वाला है, सब कुछ साइंटिफिक है, लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली है। ओके, नहीं तो अमेरिका में होते तो कहाँ ऐसा कुछ था, कुछ नहीं। तो क्यों कोई अमेरिका में और क्यों कोई इंडिया में, वो भी कर्मा के बेस पे है। तो अब नेक्स्ट टाइम पे तुम यहाँ मुस्लिम फैमिली में बर्थ हुआ, अब वो ही टाइम पे तुम हिंदू, ऐसे हो गया ना, गिव एंड टेक, हिसाब बराबर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा हिसाब बराबर होगा। तो कभी भी किसी को हेट मत करो, भले ही सामने से तुम्हें हेटरेड मिले। हमारे पास चॉइस है, सामने से क्यों मिल रही है। सपोज ऐसा समझो तुम पर्टिकुलर रिलीजन में हो, या रिलीजन की बात छोड़ो, कोई तुम्हें हेट कर रहा है, गलत बोल रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने पहले भेजा था इसलिए आ रहा है। फिर तुम सोचे अरे नहीं भेजा यार, मैं तो इस लाइफ में इसको ये अभी मिले, ओके, इससे पहले तो इनको मिले भी नहीं थे, हम तो यहाँ रहने आए तब इनसे मिले, हमें थोड़ी पता है ये कौन है, कहाँ से है ये वो। भाई तुम्हें कितना याद है, बचपन का तो याद नहीं है, और अगर याद हो तो भी ज्यादा से ज्यादा कितना याद है, ये बर्थ का याद है, पहले का याद है क्या, नहीं। तो फिर कभी भी एक लॉ है, कभी भी इनजस्टिस हो नहीं सकता ये वर्ल्ड में। जो हमें लगे ना कि इनजस्टिस है, स्पिरिचुअल साइंस के अकॉर्डिंगली वो इनजस्टिस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई रास्ते पे चल रहा है और किसी ने ओवर स्पीडिंग की, फुटपाथ पे कोई चल रहा था या कोई सो गया था, उसको चढ़ा के चले गए, उसकी डेथ हो गई, हमारे लिए इनजस्टिस हुआ ना उसके लिए। उसका क्या गलती था, वो तो फुटपाथ पे था, सो रहा था, आराम से चल रहा था, फिर भी। बट गलती के बिना नहीं तो फिर भगवान कुछ करेंगे नहीं। अगर ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है ना, तो गलत हो रहा है तो भगवान कुछ नहीं करेंगे। भाई गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। हमें पता नहीं है कि भाई ये भाई साहब ने क्या क्या किया है इस बर्थ में, और ये भाई साहब ने लास्ट बर्थ में क्या क्या किया था। इस लास्ट बर्थ में तुमने किसी के ऊपर गाड़ी चलाई होगी, तो फिर वो भी तो वसूल होगा ना। तो हम तो एक बार देख रहे हैं, अरे यार इसके साथ ऐसा हुआ, अरे इससे पहले तो इसने ऐसा किया था, ओह अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। पहले का पता चला तो हम एग्री है कि हाँ 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 फिर ठीक है। किसी को फांसी दे दे और हम फांसी देके बेचारे को फांसी मिल गई, भाई उसने रेप किया था, अरे ऐसा, तो फिर सही है, हम क्या करें। तो फांसी देख के हम बोल रहे हो भाई बेचारे को फांसी मिल रही है, वो बेचारा मर गया, उसने भाई उसने 200 लोगों को मार दिया था, टेररिस्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं। हमें रीजन पता होता है तो हम जस्टिस, हाँ ठीक है, रीजन नहीं पता होता तो गलत हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ होता है। बट अंदर तुम अपने डे टू डे लाइफ में, पढ़ाई का नहीं है ये, डे टू डे लाइफ में अंदर याद रखना, दुनिया में कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। और जब भी ऐसा लगे हमारे साथ ये गलत हो रहा है या गलत हुआ, मतलब ये पहले का आ रहा है, पहले का आ रहा है, समझ में आया। अब ये जितना तुम स्पिरिचुअल साइंस में डिटेल में जाओगे ना उतना समझ में आएगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, सर ये कैसे। बट ये तो लॉजिकल है, डिबेटेबल टॉपिक है। कोई भगवान के मंदिर जा रहा है, चारधाम यात्रा जा रहा है और गाड़ी खाई में गिर गई, गए सबके सब। लो, भगवान के पास जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं और ऐसा हो गया, ऐसा क्यों। अब बताओ भाई लॉजिकल आंसर। भगवान के पास जा रहे, भजन कर रहे, भगवान का नाम ले रहे, ऐसा हो गया। तो भाई पहले का हमें नहीं पता है, ओके। तो कभी भी इनजस्टिस नहीं होता, तो करना क्या है, एक्सेप्ट करो, बट बैठे नहीं रहना है, हो जाए उसके बाद एक्सेप्ट करना है। जैसे अभी मैंने बताया, पहले हमने वो 2 केस देखे, फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, वो स्टूडेंट की घड़ी बिगड़ गई, क्यों भाई, उनकी क्या गलती, अरे हमें नहीं पता ना उनकी क्या गलती,
लेकिन उनका लिखा हुआ होगा कि भाई साइंस में 2 सेक्शन छूटेंगे, मतलब छूटेंगे, अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते, तुम कितनी भी मेहनत करो नहीं आएंगे। क्यों? पहले तुमने चोरी की थी, पहले मेहनत नहीं की थी और मार्क्स ले लिए थे, अब मेहनत करो फिर भी मार्क्स नहीं आएंगे, वसूल। वो पहले कब? वो पहले इस जन्म का भी हो सकता है और उसके पहले के जन्म का भी हो सकता है। समझ में आया? थोड़ा भी समझ में आया हो तो, बट काम आएगा। चलो, सो ये एक्ट आया था 1958 को। इन दिस एक्ट प्रोविजंस वेर ऑल्सो मेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंटीक आर्टवर्क्स, रिलीजियस प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल मेमोरियल्स। तो 1952 में ये जो एक्ट आया, उस एक्ट का जैसे वो एक्ट में क्या था, अवेयरनेस फैलानी थी, ये एक्ट में क्या है, प्रोविजंस बनाए गए थे। किस चीज के लिए प्रोविजंस बनाए गए थे? मेड फॉर दी प्रिजर्वेशन, वहां भी प्रिजर्वेशन करना है उसके लिए प्रोविजंस थे, यहाँ पर भी प्रोविजंस है किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। वहां पे फिजिकल हेरिटेज का प्रिजर्वेशन था, यहाँ पे किसका प्रिजर्वेशन करना है, अलग अलग एंटीक आर्ट वर्क्स। बहुत एंटीक आइटम है, हाँ ऐसा नहीं बोलते हम, एंटीक मतलब बहुत ज्यादा पुराना जो म्यूजियम में रखा हो। अरे यार क्या एंटीक पीस है, ऐसे एंटीक अरे यार बहुत एंटीक वॉच है, वॉल क्लॉक, मतलब बहुत पुरानी, जो आज की डेट में आउटडेटेड बोलते हैं ना हम, किसी के घर में होगी नहीं, वैसा एंटीक। ओके, तो उसको बोलते हैं एंटीक आर्टवर्क्स। रिलीजियस प्लेसेस, कई ऐसे रिलीजियस प्लेसेस है हमारे, तो बहुत सारे हैं, ओके, कि भाई वैसा अभी आज की डेट में हो ही नहीं सकता, वैसे टेम्पल्स बहुत सारे हैं हमारे पास। एंड हिस्टोरिकल मेमोरियल्स, तो जो हिस्टोरिकल मेमोरियल्स है मतलब ऑलरेडी हिस्ट्री, हमने म्यूजियम बनाए हुए हैं, हिस्टोरिकल मेमोरीज किसी की मेमोरी में है, भाई ताजमहल है हमारे पास, ओके भाई उसको प्रिजर्व करो अभी। ओके, अब हुआ क्या, वो भी हमें आएगा। हुआ क्या कि भाई सपोज मैन मेड या नेचुरल, जैसे कि मैन ने इतनी सारी इंडस्ट्रीज बना दी ताजमहल के आसपास, तो वहां पे एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन हो रही है ना, तो ताजमहल का जो मार्बल यूज हुआ है, वो मार्बल जो चमकता था वो अब चमकता नहीं है, पीला जैसा हो गया। ये देखो ये मार्बल कैसा हो गया, अभी अभी नए नए अगर हमें घिसे ना, ऐसे व्हाइट व्हाइट लगेगा, एकदम मस्त, ओके, लेकिन अभी चमक रहा नहीं है। क्यों? यूज हो गया, उसके ऊपर पानी, हमारे पैरों का पसीना, धूल, मिट्टी, पोछा, केमिकल्स, कितना कुछ उसके ऊपर लगा, तो कलर डाउन हो गया। अब वापस अगर घिसाई करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ताजमहल को फिर से थोड़ी वो पॉलिशिंग करेंगे। तो ऐसे जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, उसको संभाल के रखना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट पढ़ा हमने, बाकी हम कल देखेंगे। पहले पॉइंट में क्या पढ़ा हमने कि 1958 में ये एक्ट आया, और ये एक्ट में दूसरा पॉइंट क्या, प्रोविजंस बनाए गए प्रिजर्वेशंस के लिए। क्या किस चीज़ का प्रिजर्वेशंस? एंटीक आर्टवर्क्स। जो एंटीक आर्टवर्क्स है वो रिलीजियस प्लेसेस, हमारे मंदिर, टेम्पल, व्हाटएवर, कोई भी रिलीजन का हो, रिलीजियस प्लेसेस एंड हमारा हिस्टोरिकल मेमोरियल्स जो है उसके लिए बनाया गया। अंडरस्टूड? ओके, तो एक क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लेना आज के आज ही, बाकी हम कल देखेंगे। कल हम, वैसे तो आज भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन हमने बातें की इसलिए थोड़ा